जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके साथ एक बार फिर आ चुका हूं। साथियों, हम सर्वप्रथम अपने प्रिय क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी को नमन करते हुए हम 18 शताब्दी क्रांति के आगे के तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में धौलपुरी क्रांति, कोटाई क्रांति आदि के बारे में पढ़ा था। साथियों, अब हम पढ़ेंगे अपने तात्या टोपे के आगमन के। साथियों, तात्या टोपे हम अब पढ़ेंगे किसके बारे में? तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे राजस्थान के निवासी नहीं थे। तात्या टोपे थे, वो थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति मान लो या इनके शिष्य मान लो या स्वामी भक्ति मान सकते हैं। तात्या टोपे इनके सबसे विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक थे। ठीक है साथियों, ये थे ग्वालियर की रियासत थी। ग्वालियर की रियासत। ठीक है। अब अंग्रेजों ने बाजीराव के साथ पेंशन की व्यवस्था का जो समझौता क्या था, उसको नाना साहब के दत्तक पुत्र होने के कारण, ये इसके क्या थे? दत्तक पुत्र होने के कारण अंग्रेजों ने इनको पेंशन देने से मना कर दिया था। जैसे अंग्रेजों ने नाना साहब को पेंशन देने के लिए मना किया, तो तात्या टोपे और नाना साहब ने मिलकर इसका पुरजोर विरोध किया और इन्होंने 18 शताब्दी क्रांति की रूपरेखा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है साथियों, अब हम बात करें तात्या टोपे की। तात्या टोपे का मूल नाम था, वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है साथियों, अब इन्होंने ग्वालियर में सशस्त्र विद्रोह या मान लो या क्रांति की रूपरेखा तैयार की थी। जैसे ही जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, झांसी की रानी पर शहीद हो चुकी थी, तो तात्या टोपे भागकर कहां गए थे? राजस्थान। सर्वप्रथम ये राजस्थान में ये तात्या टोपे कितनी बार आए थे? वो आए थे 3 बार। ठीक है साथियों, ये सर्वप्रथम बड़े राजस्थान में आए थे। वो आए थे कहां? भीलवाड़ा। कहां आए थे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ये 8 अगस्त 1858 में आए थे। ठीक है साथियों, अब ये भीलवाड़ा में तो आ चुके थे। ठीक है, फिर 9 अगस्त 1858 को जनरल रॉबर्ट की सेना तात्या टोपे का पीछा करते करते हुए आगे आ चुकी थी भीलवाड़ा। ठीक है, अब साथियों तात्या टोपे के पास सेना तो थी, लेकिन इनके पास संसाधन कम थे। कहा जाता है कि तात्या टोपे ने अपने सैनिकों को खाना देने के लिए गांव वालों को 1 रोटी के बदले 1-1 सोने की सिक्के की मोहर दी थी। ठीक है, इनके पास हथियार भी कम थे। अब हम बात करें 9 अगस्त 1858 की। 9 अगस्त 1858 भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है कुआड़ा। कौन सा स्थान? कुआड़ा। इसमें 9 अगस्त को तात्या टोपे वर्सेस जनरल रॉबर्ट की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसको कौन सा युद्ध कहा जाता है? कुआड़ा का युद्ध। अब बात करें इस युद्ध की, तो ये कुआड़ा नामक जो स्थान है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? वो पड़ता है कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। अब ये कोठारी नदी, जैसे ही तात्या टोपे की सेना कोठारी नदी को पार कर रही थी, उस समय जनरल रॉबर्ट पहले से ही घात लगा के बैठे हुए थे। जैसे हम क्रिकेट में फील्डिंग सेट करते हैं ना, वैसे ही जनरल रॉबर्ट पहले से ही घात लगा के और बैठे थे। जैसे ही तात्या टोपे की जो सेना थी इस कोठारी नदी को पार करने की कोशिश कर रही थी, तो जैसे ही सेना आधे रास्ते में थी नदी को पार करते समय, उस समय जनरल रॉबर्ट्स ने गोलियां चला दी तथा इनके तात्या टोपे के बहुत से सैनिक मारे गए। यहां से तात्या टोपे भागकर कहां चले गए? यहां से साथियों जैसे ये हार गए, हारने के बाद ये यहां से चले गए नाथ द्वारा।
और नाथद्वारा से ये वापिस बूंदी की तरफ होते हुए यहाँ बूंदी के जो शासक थे, यहाँ इन्होंने कितने रुपए की राशि लूटी? 17 लाख रुपए की राशि लूटी। अब इस मैंने बोला था यहाँ लूट है, लेकिन बूंदी के जो शासक थे इन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। जैसे तात्या टोपे यहाँ लूटने है तो इन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। तो ये मानो कि अप्रत्यक्ष रूप से जो बूंदी के शासक थे इन्होंने तात्या टोपे की मदद करी थी। ये क्योंकि अंग्रेजों के सामने ये मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनको दिखावा करना पड़ता था। तो हम कह सकते हैं कि बूंदी के जो शासक थे उन्होंने हमारे तात्या टोपे की 1857 क्रांति में आर्थिक सहायता की थी। अब यहां से ये जो प्रथम बार जो ये अपने तात्या टोपे भीलवाड़ा आए थे, यहां से ये कहां गए? नाथद्वारा से ये वापिस बूंदी के रास्ते होते हुए वापिस मध्य प्रदेश चले गए थे। अब दोबारा ये आए थे कहां? ये आए थे झालावाड़। हम बात करें दोबारा दूसरी बार जब तात्या टोपे आए, वो आए थे कहां? झालावाड़। ये दोबारा झालावाड़ आए थे, तो झालावाड़ के जो शासक थे उनका नाम था, वो था पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। ये क्या थे? नाबालिग थे पृथ्वी सिंह, ठीक है। अब इन्होंने तात्या टोपे ने, ये नाबालिग तो थे लेकिन ये अंग्रेजी स्वामिभक्त थे, तो यहां तात्या टोपे ने अपना अधिकार जमा लिया और यहां तात्या टोपे ने 6 महीने शासन किया था अस्थायी रूप से, और काफी खूब सारा धन लूटा यहां झालावाड़ में। और फिर भी वापिस जैसे ही यहां इन्होंने झालावाड़ पर जब अधिकार किया, तो जो जयपुर के जो पीए थे वो हमने काफी बार पढ़ा है, वो मिस्टर कौन थे? ईडन, मिस्टर ईडन। अब वही बात होगी, इन अंग्रेजों को इज्जत देने की तो मन में नहीं होती है, लेकिन क्या करें, अपने भारतीय में जो मान सम्मान की भावना होती है ना, इनको मिस्टर कहने पे बाध्य कर देती है। वरना तो ये मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप मानो, चलो छोड़ो इस बात को। तो इस मिस्टर ईडन ने यहाँ तात्या टोपे से युद्ध किया, तो एक ये बड़े स्तर का युद्ध हुआ और यहां से तात्या टोपे वापिस छोड़ के कहां चले गए? मध्य प्रदेश। अब तीसरी बार जब तात्या टोपे आए थे, वो आए थे कहां? बांसवाड़ा। कहां आए थे साथियों? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा में आए थे दिसंबर 1858 को। कब आए थे? दिसंबर 1858 में। अब इन्होंने 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। अब इन्होंने बांसवाड़ा पर अस्थायी रूप से शासन किया था थोड़े दिनों के लिए। अब इन्होंने जस्ट इसके तुरंत बाद लगभग जनवरी के समय में, जनवरी 1858 में प्रतापगढ़ के, ये अपने प्रतापगढ़ यहाँ भीलवाड़ा, ये इसके बांसवाड़ा के पास पड़ता है, ठीक है। प्रतापगढ़ पर इन्होंने, तात्या टोपे ने यहां से आक्रमण करने की कोशिश करी थी। अब यहां जो प्रतापगढ़ में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो मिस्टर रॉक, जनरल रॉक थे, और जनरल रॉक की सेना का सामना किससे हुआ? तात्या टोपे से। तात्या टोपे वर्सेस जनरल रॉक। अब यहां रॉक की सेना को हराने के बाद तात्या टोपे प्रतापगढ़ से कहां आए थे? टोंक की तरफ। टोंक में इन्होंने वजीरुद्दौला, जो टोंक का शासक था वजीरुद्दौला, उसको हरा के टोंक से काफी सारा धन लूटा तथा टोंक पर अधिकार करने की कोशिश की। लेकिन यहां भी ये जो जनरल ईडन था या पीए ईडन था, वो आ गया था। अब टोंक के बाद ये अपने तात्या टोपे कहां गए? सीकर जो शेखावटी के जो सबसे वर्तमान समय में शिक्षा की नगरी है सीकर, वहां आए थे। सीकर को 1857 की क्रांति का समाधि स्थल कहा जाता है। कौन सा स्थल? समाधि स्थल। सीकर को 1857 की क्रांति का समाधि स्थल क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि
जनरल होम्स, जब अन्य ये जो पीए थे इनसे तात्या टोपे का सामना नहीं कर पाए थे, तो जनरल होम्स के नेतृत्व में जो सेना आई थी वो सीकर आई थी और यहाँ इन्होंने तात्या टोपे को हरा दिया। और यहां से तात्या टोपे हारने के बाद जो राजस्थान की क्रांति थी वो न के बराबर या खत्म हो गई थी, जो नसीराबाद से चली थी और सीकर में आके खत्म हुई। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जन्म स्थल हम किसको कहेंगे? नसीराबाद को। और समाधि स्थल कौन सा है? सीकर। ठीक है साथियों, जनरल होम्स। अब जनरल होम्स ने जब यहां से सीकर में तात्या टोपे के विरुद्ध युद्ध किया, इसमें तात्या टोपे बुरी तरह हार चुके थे और यहां से तात्या टोपे भागकर एमपी में चले गए थे। यहां नरवर के जो जागीरदार थे, नरवर के जागीरदार उनका नाम था मानसिंह नरूका। क्या नाम था साथियों? मानसिंह नरूका। ये तात्या टोपे के सबसे विश्वसनीय आदमी थे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनको धमकाया, अगर आपने तात्या टोपे का पता नहीं बताया तो आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इसके पत्नी और बच्चे को कैद कर लिया था अंग्रेजों ने, मतलब स्त्री और बच्चों को ढाल बना के इसको अपनी तरफ मिला लिया। और ये भी देश की तरफ न देखकर अपने परिवार की तरफ देख गया और इसने अपने तात्या टोपे का पता बता दिया और नरवर के जंगलों से तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया। ठीक है साथियों, अब धोखे से जैसे ये अपने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को अपने तात्या टोपे को फांसी दे देगी तथा अपने तात्या टोपे शहीद हो गए। अब साथियों हम देखते हैं कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी वो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। ये दी थी तात्या टोपे को। और अपने जो भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे या प्रथम शहीद क्रांतिकारी थे मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1858 को दी गई थी। लगभग मात्र 10 दिन लेस मात्र रह गए थे, 2 साल में से 2 वर्ष में से 10 दिन लेस मात्र रह गए थे, तो अपनी क्रांति पूरी लगभग 2 साल चली थी। ठीक है साथियों, अब हम बात करें, हमने पहले भी मैंने आपको एक चीज बताई थी अमरचंद भाटिया के बारे में। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का प्रथम शहीद सेनानी कहा जाता है। ठीक है, और इसको 18वीं क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। अमरचंद भाटिया अपने बीकानेर का निवासी था। भाटिया कहां का था? बीकानेर का रहने वाला था। अब इसके बारे में एक तथ्य यह भी बताया जाता है कि ये पहले अंग्रेजी सेना में क्या था? सैनिक था, लेकिन बाद में ये सेना को छोड़कर ये कहां चला गया था? ग्वालियर। और ग्वालियर में अपना व्यापार करने लग गया था और राजा की नजरों में आने के बाद में ये ग्वालियर राज्य का खजांची बन चुका था और काफी दिनों तक ये वहां खजांची भी रहा। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया था, उस समय अमरचंद भाटिया ने इनको आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है साथियों, अब 18 जून को जब झांसी की रानी ने ग्वालियर छोड़ दिया, ठीक है, और जनरल हुरोज ने यहां विद्रोह को समाप्त कर दिया, तो 22 जून को अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी गई थी। ठीक है साथियों, अब हमने बात करी तात्या टोपे की। ठीक है, इन अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है और प्रथम शहीद राजस्थानी 18वीं क्रांति में वह था अमरचंद भाटिया। ऐसे वीर काफी कम मिलते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर भी अपने
राष्ट्र हित में सोचा तथा अपनी बिना जान की परवाह किए हुए ये देश के लिए शहीद हो गए थे। ठीक है साथियों, तात्या टोपे एक महान सेनानायक थे। और हाँ, एक बात और, अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा गया है। ठीक है साथियों, ये एक चीज और आपने देखी, अमरचंद भाटिया को मंगल पांडे भी कहा जाता है राजस्थान का। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है, तो वो है अमरचंद भाटिया। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे सीकर के डूंगजी और जवाहर जी। डूंगजी व जवाहर जी ये काका भतीजा थे। डूंगजी थे जवाहर जी के काका और ये था भतीजा। इनको रॉबिन हुड देवता भी कहा जाता है। रॉबिन हुड देवता। अब इनको रॉबिन हुड देवता क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है। डूंगजी पहले अंग्रेजी सेना में रिसालेदार थे, तो इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए नौकरी छोड़ दी और ये दोनों काका भतीजा अपने ये जो व्यापारी वर्ग था, धनी वर्ग था, सामंत वर्ग था, इनको लूटना चालू कर दिया और ये गरीबों में धन बांटते थे। तो इनका मेन उद्देश्य एक ही था कि गरीबों की सहायता करना। अब जैसे ये गरीब अंग्रेजों से या सामंत वर्गों से जो लूटते थे वो गरीबों में बांटते थे, तो ये गरीबों के रॉबिन हुड देवता कहलाने लगे थे। अब डूंगजी को एक बार क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और आगरा के किले में बंद कर दिया था। आगरा के किले में बंद कर दिया। अब डूंगजी की जो पत्नी थी, इन्होंने जवाहर जी को लताड़ा कि जब डूंगजी को पकड़ा तो आप कहां थे और उनको बचाया क्यों नहीं। तो जवाहर जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं अपने काका को नहीं छुड़ा लेता तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। और इन्होंने क्या किया कि अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत बड़ी सूझबूझ से डूंगजी को यहां से छुड़वा लिया था। ठीक है साथियों, अब इनको पकड़वाया किसने था, ये चीज हम अब पढ़ेंगे। अब जो पत्नी इनको छुड़वाने की बात कर रही है, इसी पत्नी का भाई, मतलब डूंगजी का साला, उसका नाम था भैरूनाथ या भैरू सिंह। उसका नाम था भैरू सिंह। इस भैरू सिंह ने अंग्रेजों के लालच में आकर डूंगजी को अपने पास बुलवाया और इनको अधिक शराब पिलाई। और अधिक शराब के नशे में जब ये चूर हो चुके थे डूंगजी, तो अंग्रेजों को बुलवाकर भैरू सिंह ने इस डूंगजी को पकड़वा दिया था। वही अंग्रेज इनको ले जाकर कहां छोड़ दिए, आगरा के किले में बंदी बना लिया था। और बंदी बनाने के बाद में डूंगजी की पत्नी ही कहती है जवाहर जी को कि आप इनको छुड़ा कर लाओ। और जवाहर जी ने अपनी प्रतिज्ञा लेने के बाद में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी प्राणों की भी चिंता नहीं की और इनको छुड़ा लिया। यहां से छुड़ाने के बाद में क्या हुआ कि जो जवाहर जी थे या डूंगजी थे, ये दोनों अलग अलग दिशा में चले गए थे। ठीक है, जवाहर जी तो गया था बीकानेर, और बीकानेर का जो शासक था उस समय रतन सिंह। अब रतन सिंह के पास चला गया। अब रतन सिंह बहुत ही अच्छा शासक था, और जब अंग्रेजों ने जवाहर जी को पकड़ने के लिए ये बीकानेर गए और बीकानेर के शासक रतन सिंह से कहा कि आप जवाहर जी को हमें सौंप दो, तो रतन सिंह ने इसके लिए साफ मना कर दिया। एकदम बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं जवाहर जी को आपको नहीं सौंपूंगा। तो इनका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा गया। और दूसरी तरफ थे जोधपुर के शासक, जोधपुर। यहां से डूंगजी कहां गए, जोधपुर। अब जोधपुर का जो शासक था वो अंग्रेज स्वामी भक्ति होने के कारण इन्होंने, जो जोधपुर के शासक थे, इन्होंने डूंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया था। इस तरह इन डूंगजी और जवाहर जी जो शेखावाटी ब्रिगेड थी, उसमें डूंगजी अंग्रेजों के सैनिक रहे हुए थे, लेकिन इन्होंने बगावत की, लड़े और जनता की सेवा की। और इस तरह इन दोनों को लोक देवता के रूप में भी पूजा जाने लगा था, जिनको रॉबिन हुड देवता कहा जाता था। इस तरह डूंगजी और जवाहर जी ने शेखावाटी में अपने 18 सितंबर की क्रांति
में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं क्रांति के कुछ असफल होने के कारण। 18 शताब्दी क्रांति के असफल होने के कारणों की। अब पहला कारण विद्रोह का निश्चित समय पर न होना। ठीक है साथियों, जो विद्रोह की जो नियत तिथि थी उस समय वो विद्रोह नहीं हो सका था। अतः राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी थे उनका जो समय था क्रांति विद्रोह करने का वो था अलग अलग। इस कारण विद्रोह सुनियोजित न होने के कारण ये विद्रोह असफल रहा। ठीक है साथियों, दूसरा था राजाओं का अंग्रेजी स्वामी भक्त होना। राजाओं का अंग्रेजी स्वामी भक्त होना। अब साथियों हम बात करें राजाओं की, तो राजा सभी राजा जो जयपुर, मेवाड़, मारवाड़, करौली, भरतपुर और विभिन्न जो रियासतें थी इनके जो शासक थे वो अंग्रेजी स्वामी भक्त थे और इन्होंने अपने भारतीय क्रांतिकारियों का साथ न देकर किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने जो क्रांति को दबाने की पूर्ण कोशिश की थी। अब बात करें इसी में तीसरे पॉइंट की, नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता की कमी। अब हम बात करें इस नेतृत्व क्षमता की, तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि अगर यही क्रांति एक सुनियोजित तथा एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में होती या जो कुशल नेतृत्व करता होता, अगर उसके हाथ में होती तो यह क्रांति का जो परिणाम है वो कुछ अलग ही होता। ठीक है साथियों, अब दूसरी बात करें तो इसमें बात करें तो वो थी कि अंग्रेजों के पास जो शस्त्र थे उनकी कमी होना तथा भोजन की पर्याप्त उपलब्धता न होना तथा कुछ अविश्वास, कुछ लोगों में क्रांति के प्रति अविश्वास होने के कारण यह अपना जो 18 शताब्दी क्रांति थी वो असफल रही थी। लेकिन इसका जो परिणाम था वो एक सकारात्मक रूप से आया था कि क्योंकि 1857 के बाद में जब 1858 कंपनी अधिनियम को समाप्त करके जो भारत की जो सत्ता थी वो स्वयं महारानी ने अपने हाथ में सीधे तौर पर ली थी और कुछ सकारात्मक पहल, सकारात्मक कानून लगाए जिनसे कुछ तक कुछ रियायत मिली। फिर भी यूं न मानो कि जब सीधा जो 1858 के बाद में जब महारानी के हाथ में बागडोर आने के बाद में उन्होंने भी अच्छे काम किए, लेकिन उन्हें कुछ तरह की जो नियम बनाए उनसे कुछ न कुछ थोड़ी बहुत रियायत जरूर मिली थी हमें। अब हम बात करते हैं जो 18 शताब्दी क्रांति है उसमें जो मेजर प्रिचार्ड थे, मेजर प्रिचार्ड थे, ये महत्वपूर्ण तथ्य में आता है। मेजर प्रिचार्ड इन्होंने एक बुक लिखी थी, द कम्युनिटी ऑफ राजपुताना। हम बात करें इस द कम्युनिटी ऑफ राजपुताना की, तो इन्होंने कहा था, इसमें लिखा था अगर क्रांतिकारी नसीराबाद जो क्रांति करी थी या विद्रोह किया था उसके बाद अगर अजमेर की तरफ रुख कर लेते, अगर अजमेर की तरफ चले जाते तो इस क्रांति का परिणाम बहुत ही भयंकर होता। शायद हमें दोबारा जो हमने जो शासन स्थापित किया था वो कभी ना मिल पाता। तो यह भी एक असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण था क्रांति का कि सही नेतृत्व क्षमता न होने के कारण ये क्रांति असफल हो गई थी। अगर यही नसीराबाद क्रांति में, नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह था वो सैनिक अगर अजमेर की तरफ चले जाते तो इसका परिणाम बहुत ही लाभदायक होता भारतीय क्रांतिकारियों के लिए। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं 18 शताब्दी क्रांति के समय जो अपने साहित्यकार या कवि थे सूर्यमल मिश्र।
सूर्यमल मिश्र, सूर्यमल मिश्र, ठीक है। अब ये सूर्यमल मिश्र थे, ये कोटा के राम सिंह के दरबार में कवि थे। कोटा के राम सिंह जो दिखते थे उनके दरबार में कवि थे। अब इन्होंने सामंत वर्ग और जागीरदार वर्ग पर व्यंग्य करते हुए, सामंत वर्ग और जो जागीरदार वर्ग था उस पर व्यंग्य करते हुए लिखा था कि ठाकर ना रिया, ठाकर न रहे रिया, मतलब इन्होंने मारवाड़ी में लिखा था ठाकर न रिया न ठैस, ठाकर न रिया, मतलब जो पहले के जो ठाकर थे वो नहीं रहे। अगर वो ठाकर होते तो ये देश गुलाम नहीं होता। तो इन्होंने व्यंग्य करा था कि अगर ये ठाकुर जो जाति थी, ये सामंत वर्ग था, अगर ये नहीं होता तो देश कभी भी गुलाम नहीं रहता या न होता। ठीक है साथियों। अब बांकीदास ने भी तात्या टोपे के बारे में लिखा था कि जहां भी गए जठे भी गयो लड़ो बड़ो जोर को, ऐसे कुछ लिखा था कि अगर जहां भी गया उसने बिना किसी डर के वो लड़ा था और हिंदुस्तान उसे सदा याद करता रहेगा। ठीक है साथियों, हमने इस 1857वीं क्रांति में अपने बहुत से वीर शहीद खोए थे तथा इस क्रांति को सफल बनाने के लिए जो भी प्रयास हो सके थे हमारे क्रांतिकारियों ने किए थे, लेकिन ये असफल प्रयास रहा था। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।